हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, हर इंसान जिंदगी में कामयाब होना चाहता है। कोई टॉप का स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है, कोई लॉन टेनिस प्लेयर, तो कोई क्रिकेटर, तो कोई एथलीट, तो कोई एक्टर और कोई बिजनेसमैन। मंजिल और मकसद अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कामयाबी सभी चाहते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि कामयाबी कैसे हासिल की जाती है। यही वजह है कि वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। अगर आपको कार चलाना नहीं आता तो आप कार नहीं चला सकते। उसी तरह अगर आप ये नहीं जानते कि कामयाबी कैसे हासिल की जाती है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। जाहिर है, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको कामयाबी के राज, कामयाबी के उसूल सीखने होंगे। प्रॉब्लम यह है कि उन्हें कहाँ सीखा जाए। कामयाबी के उसूल कहाँ सीख सकते हैं हम लोग। मार्केट में ऐसे किताबों की बाढ़ आई हुई है जो जिंदगी में सफलता दिलाने का वादा करती हैं। ऐसे समय आपको सिर्फ एक उसूल की तरफ ध्यान देना चाहिए, एक सिद्धांत की तरफ। अगर आप संगीत सीखना चाहते हैं तो आप किसी संगीतकार के पास जाइए, एक संगीत के पंडित के पास जाइए। अगर आप पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो आप किसी पेंटर से सीखिए पेंटिंग। इसी तरह अगर आप कामयाबी के सूत्र सीखना चाहते हैं तो आपको सफल लोगों से सीखना चाहिए। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, हर इंसान जिंदगी में कामयाब होना चाहता है। कोई टॉप का स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर, तो कोई लॉन टेनिस प्लेयर, तो कोई एथलीट, तो कोई एक्टर और कोई बिजनेसमैन। मंजिल अलग अलग हो सकती है, मकसद अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कामयाबी सभी चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि कामयाबी कैसे हासिल की जाती है, और इस वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें कामयाबी के उसूल सीखने होंगे। इसलिए हमने ये सोचा कि आज के इस शो में हम सफल लोगों की बातें करें। ये जानें कि सफल लोगों को सफलता कैसे मिली, उन्होंने अपने सामने आई मुश्किलों, चैलेंजेस और बाधाओं का कैसे सामना किया, किन आदतों या गुणों की वजह से वो कामयाब हुए। इससे दो लाभ होंगे। पहला तो यह कि सफल व्यक्तियों की जिंदगी हमें मोटिवेट करेगी। दूसरा यह कि उनकी जिंदगी के एनालिसिस से आप ऐसी आदतें और गुण सीख सकेंगे जो आपको भी कामयाब बना देंगे। हमने आपके इस शो में दिल से में ऐसे व्यक्तियों को चुना जिन्होंने कड़े संघर्ष के बाद जबरदस्त सफलता हासिल की है। दिल से में उन महान लोगों की मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग और शून्य से शिखर तक पहुंचने की कहानियां हैं, जो कभी गरीबी या शिक्षा या असफलता के शिकार थे, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया और अपने टैलेंट, संघर्ष और हौसले के दम पे बहुत सारी सफलता हासिल की। हम बातें कर रहे हैं आपके दिल की गहराइयों से, तहे दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। एकाग्रता मेरा मंत्र है। पहले ईमानदारी, फिर मेहनत, फिर एकाग्रता। ये मंत्र था एंड्रयू कार्नेगी का। प्रख्यात अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टील किंग एंड्रयू कार्नेगी अपने युग के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। उनका जन्म हुआ था 1835 में और उनकी मृत्यु हुई 1919 यानी 1919 में। बहरहाल, स्कॉटलैंड में जन्मे कार्नेगी को स्कूल एजुकेशन नसीब नहीं हुई थी। 13 वर्ष की उम्र में वो सफल होने का सपना लेकर अमेरिका आए। सबसे पहले उन्होंने पेंसिल्वानिया में एक सूती मिल में, एक कॉटन मिल में मजदूरी की। उन्हें हर हफ्ते $1.20 मिलते थे। दोस्तों, ये वक्त तब का था जब डॉलर की बहुत बड़ी वैल्यू थी। ये 1840s 1850s की बात है, यानी 150 साल पहले की बात है ये। बहरहाल, कार्नेगी के मन में सफलता का सपना था, इसलिए उन्होंने नई चीजें सीखने और नए अवसर तलाशने का निरंतर प्रयास किया। टेलीग्राफी सीखने की वजह से उन्हें
पेंसिल्वानिया रेल रोड में प्राइवेट सेक्रेटरी और टेलीग्राफर की नौकरी मिल गई। उनकी लगन, सीखने की आदत और मेहनत की बदौलत उन्हें प्रमोशन मिलते चले गए और वो पिट्सबर्ग क्षेत्र के सुपरिटेंडेंट बन गए। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, प्रख्यात अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टील किंग एंड्रयू कार्नेगी अपने युग के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। उनका जन्म हुआ था 1835 में, 1835 में, और उनकी मृत्यु 1919 में, यानी 1919 में। बहरहाल, स्कॉटलैंड में जन्मे कार्नेगी को स्कूल एजुकेशन नसीब नहीं हुई थी। 13 वर्ष की उम्र में वो सफल होने का सपना लेकर अमेरिका आए। सबसे पहले उन्होंने पेंसिल्वानिया में एक कॉटन मिल में मजदूरी की। उन्हें हर हफ्ते $1.20 मिलते थे। बहरहाल, कार्नेगी के मन में सफलता का सपना था, इसलिए उन्होंने नई चीजें सीखने और नए अवसर तलाशने का निरंतर प्रयास किया। टेलीग्राफी सीखने की वजह से उन्हें पेंसिल्वानिया रेल रोड में प्राइवेट सेक्रेटरी और टेलीग्राफर की नौकरी मिल गई। उनकी लगन, सीखने की आदत और मेहनत की बदौलत उन्हें प्रमोशन मिलते गए और वो पिट्सबर्ग क्षेत्र के सुपरिटेंडेंट बन गए। उनके मन में अपना खुद का बिजनेस करने का सपना था, इसलिए वो पैसे बचाकर निवेश करते रहे। पुलमन पैलेस कार कंपनी और तेल के क्षेत्र में उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया, उससे वो इतने अमीर हो गए कि उन्होंने नौकरी छोड़कर खुद की स्टील कंपनी शुरू कर दी। नई मशीनों और नई टेक्निक्स की बदौलत कार्नेगी ने इतनी तरक्की कर ली कि वो एक के बाद एक कंपनी खोलते गए। 1901 में उन्होंने अपनी कंपनी $25 करोड़ में बेच दी और रिटायर हो गए। अपने लाइफ टाइम में एंड्रयू कार्नेगी ने $35 करोड़ से अधिक की संपत्ति एजुकेशन, कल्चर और शांति के क्षेत्र में एक्टिव इंस्टीट्यूशंस को दान में दे दी, चैरिटी में दे दी। कार्नेगी शून्य से शिखर तक इसलिए पहुंचे क्योंकि वो लगातार सीखते रहे और भविष्य के लिए खुद को तैयार करते रहे। इसलिए उनका सूत्र एक ही था, एकाग्रता मेरा मंत्र है। पहले ईमानदारी, फिर मेहनत, फिर एकाग्रता। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील, और हम बातें कर रहे हैं दिल से, दिल की गहराइयों से। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप सभी ने रॉकफेलर फाउंडेशन का नाम जरूर जरूर सुना है। जॉन डी रॉकफेलर, स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के फाउंडर और प्रख्यात अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट जॉन डी रॉकफेलर बहुत कम शिक्षित थे। उनकी बहुत कम पढ़ाई हुई थी। 16 वर्ष की उम्र में वो बुक कीपर का काम करने लगे। उनके मन में बिजनेस करने का सपना था, इसलिए उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में ऑयल बिजनेस के क्षेत्र में कदम रखा। अपनी बुद्धि से कंपटीटर्स को परास्त करते हुए रॉकफेलर अमेरिका की 90% ऑयल रिफाइनरीज के मालिक बन गए। अमीर बनने के लिए रॉकफेलर दिन रात काम में जुटे रहते थे। अपनी इच्छा शक्ति, फाइटिंग स्पिरिट, लगन और कॉम्पिटिटिव स्वभाव की वजह से वो अमेरिका के ऑयल किंग बनने में कामयाब हो गए। वो 24 घंटे काम के बारे में सोचते रहते थे। मौज मस्ती या एंटरटेनमेंट में वो जरा भी वक्त बर्बाद नहीं करते थे। दोस्तों, रॉकफेलर एक बहुत ही इंस्पायरिंग व्यक्तित्व है। इनके बारे में बहुत सारी बातें करनी है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील, और हम बातें कर रहे हैं दिल की गहराइयों से, तहे दिल से। दोस्तों, स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के फाउंडर और प्रख्यात अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट जॉन डी रॉकफेलर बहुत कम शिक्षित थे। 16 साल की उम्र में वो बुक कीपर का काम करने लगे। उनके मन में बिजनेस करने का ख्वाब था, इसलिए उन्होंने 23 साल की उम्र में ऑयल बिजनेस के क्षेत्र में कदम रखा। अपनी बुद्धि से कंपटीटर्स को परास्त करते हुए रॉकफेलर अमेरिका की 90% ऑयल रिफाइनरीज के मालिक बन गए।
अमीर बनने के लिए रॉकफेलर दिन रात काम में जुटे रहते थे। अपनी इच्छा शक्ति, अपनी फाइटिंग स्पिरिट, लगन और कम्पिटिटिव स्वभाव की वजह से वो अमेरिका के ऑयल किंग बनने में कामयाब हो गए। वो चौबीसों घंटे काम के बारे में सोचते रहते थे। मौज मस्ती, एंटरटेनमेंट, इन बातों में उन्हें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था। इन बातों में वो अपना वक्त बर्बाद करना पसंद नहीं करते थे। वो कभी थिएटर नहीं जाते थे, ताश नहीं खेलते थे, पार्टी में नहीं जाते थे। उनके लिए काम ही सब कुछ था। एकाग्रता से अपने लक्ष्य का पीछा करने की वजह से जॉन डी रॉकफेलर बिलियनर बनने में सफल हो गए। बहरहाल चिंता, तनाव और दबाव की लाइफस्टाइल का उनके शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ा। वो बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने उनसे स्पष्ट कह दिया कि या तो वो रिटायर हो जाएं या फिर मरने की तैयारी कर लें। मौत के इतने करीब आने के बाद रॉकफेलर को यह समझ में आ गया कि पैसा महत्वपूर्ण तो है, लेकिन वो साधन है, साध्य नहीं। उन्होंने चिकित्सा और शिक्षा के विकास के लिए लगभग 55 करोड़ डॉलर दान में दे दिए और रॉकफेलर फाउंडेशन की स्थापना की, जो उनके मरने के बाद भी आज भी दुनिया भर में बीमारी और अज्ञान से लड़ रहा है। जॉन डी रॉकफेलर का एक ही मंत्र था, एक सूत्रीय लक्ष्य जीवन में सफलता का प्रमुख उसूल है, चाहे लक्ष्य कुछ भी हो। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, आजकल रिटेल मैनेजमेंट एक खास कोर्स है जो एमबीए के लिए पढ़ाया जाता है, लेकिन दुनिया में रिटेल बिजनेस के लिए जो सबसे बड़ा नाम है वो है फ्रैंक वुलवर्थ का। फ्रैंक वुलवर्थ का जन्म हुआ 1852 में और उनकी मृत्यु हुई 1919 में। दुनिया के महान रिटेल इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रैंक वुलवर्थ का बचपन बहुत गरीबी में बीता। उन्हें साल में 6 महीने नंगे पैर रहना पड़ता था और विंटर में, ठंडी के दिनों में पहनने के लिए उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे। बहरहाल इस गरीबी ने ही उन्हें अमीर बनने की प्रेरणा दी। 21 साल की उम्र में वो कार्थेज, न्यूयॉर्क पहुंचे और एक स्टोर में बिना तनख्वाह के काम करने लगे ताकि वो सीख सकें और अनुभव हासिल कर सकें। बाद में वो एक ड्राई गुड्स स्टोर में काम करने लगे। यहाँ पे 15 घंटे काम करने के बदले में उन्हें सिर्फ 50 सेंट मिलते थे। कुछ समय बाद उन्हें दूसरे स्टोर में $10 प्रति सप्ताह की नौकरी मिल गई। मालिक ने एक दिन उनसे कहा कि वो निकम्मे, नालायक और नाकारा हैं। वुलवर्थ सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने खेत पे लौट आए। यहां फ्रैंक वुलवर्थ नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार हो गए। उसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। हेलो एंड वेलकम अगेन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील, और हम बातें कर रहे हैं दिल से। दोस्तों, दुनिया के महान रिटेल इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रैंक वुलवर्थ का बचपन बहुत गरीबी में बीता। उन्हें साल में 6 महीने नंगे पैर रहना पड़ता था और विंटर में, ठंडी के दिनों में पहनने के लिए उनके पास गर्म कपड़े नहीं होते थे। बहरहाल इस गरीबी ने ही उन्हें अमीर बनने की प्रेरणा दी। 21 साल की उम्र में वो कार्थेज, न्यूयॉर्क पहुंचे और एक स्टोर में बिना सैलरी के काम करने लगे ताकि वो सीख सकें और अनुभव हासिल कर सकें। बाद में वो एक ड्राई गुड्स स्टोर में काम करने लगे। यहाँ पे 15 घंटे काम करने के बदले में उन्हें सिर्फ 50 सेंट मिलते थे। कुछ समय बाद उन्हें दूसरे स्टोर में $10 प्रति सप्ताह की नौकरी मिल गई। मालिक ने एक दिन फ्रैंक वुलवर्थ से कहा कि वो निकम्मे, नालायक और नाकारा हैं। वुलवर्थ सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने खेत पे लौट आए। यहां वो नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार भी हो गए। 1 साल बाद अचानक उनके पुराने मालिक ने उन्हें वापस बुलाया। कुछ समय तक वहां काम करने के बाद उनके दिमाग में एक अनोखा विचार आया, क्यों न एक ऐसा स्टोर खोला जाए जिसमें हर सामान 5 और 10 सेंट की कीमत पे मिले। $300 उधार लेकर उन्होंने 1879 में लैंकेस्टर में ऐसा स्टोर खोला और 1911 तक अमेरिका और अन्य देशों में उनके 1000 से ज्यादा स्टोर खुल चुके थे। उनकी सफलता का प्रमाण थी
1913 में बनी वुलवर्थ बिल्डिंग, जो उस समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। कभी निराशा के शिकार रहे फ्रैंक वुलवर्थ के पास मृत्यु के समय 6.5 करोड़ डॉलर की पर्सनल वेल्थ थी। वुलवर्थ एक क्रांतिकारी विचार की वजह से सफल हुए, जिस पे अमल करके उन्होंने अपने असफल जीवन को बेहद सफल बना लिया। फ्रैंक वुलवर्थ का मंत्र था, बिजनेस में सफलता का रहस्य कोई ऐसी चीज जानना है जिसे कोई दूसरा नहीं जानता। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिन्होंने फोर्ड का नाम न सुना हो। हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड, इनका जन्म हुआ 1863 में, इनकी मृत्यु हुई 1947 में। कारों को लोकप्रिय बनाने वाले प्रख्यात अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट हेनरी फोर्ड का बिजनेस करियर शून्य से शिखर तक पहुंचने का बेहद इंस्पायरिंग मिसाल है। 40 वर्ष की उम्र तक उनके कई बिजनेस चौपट हो चुके थे, फ्लॉप हो चुके थे और वो लगभग दिवालिया हो गए थे। किसान परिवार में जन्मे हेनरी फोर्ड बचपन से ही मशीनों में रुचि लेते थे। अपने पिता के सो जाने के बाद वो घड़ियों से खेला करते थे। 16 साल की उम्र में घर छोड़ने के बाद वो दिन में स्टीम इंजन सुधारने का काम करते थे और रात को घड़ी सुधारने का। हर दिन वो लगभग 13-14 घंटे काम करते थे। हेनरी फोर्ड ने एक ऐसी कार बनाने का सपना देखा जिसका बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग और इस्तेमाल हो। वो इतनी सस्ती कार बनाना चाहते थे कि आम आदमी उसे खरीद सके। इस सपने को सच करने में वो लगन से जुटे और आखिर में उन्हें सफलता मिली। दोस्तों, हमें हेनरी फोर्ड पे और बहुत सारी बातें करनी है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, हेनरी फोर्ड, जन्म 1863, मृत्यु 1947। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जिन्होंने हेनरी फोर्ड का नाम ना सुना हो। कारों को लोकप्रिय बनाने वाले प्रख्यात अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट हेनरी फोर्ड का बिजनेस करियर शून्य से शिखर तक पहुंचने का बेहद इंस्पायरिंग उदाहरण है। 40 वर्ष की उम्र तक उनके कई बिजनेस चौपट हो चुके थे और वो लगभग दिवालिया थे। किसान परिवार में जन्मे हेनरी फोर्ड बचपन से ही मशीनों में रुचि लेते थे। अपने पिता के सो जाने के बाद वो घड़ियों से खेला करते थे। 16 साल की उम्र में घर छोड़ने के बाद वो दिन में स्टीम इंजन सुधारने का काम करते थे और रात को घड़ियां रिपेयर करने का। हर दिन वो लगभग 13-14 घंटे काम करते थे। हेनरी फोर्ड ने एक ऐसी कार बनाने का सपना देखा जिसका बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चर और इस्तेमाल हो। वो इतनी सस्ती कार बनाना चाहते थे कि आम आदमी उसे खरीद सके। इस सपने को सच करने में वो पूरी लगन से जुट गए और आखिर में उन्हें सफलता मिली। एक बार हेनरी फोर्ड एक ऐसा इंजन बनाना चाहते थे जिसके 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हों। उन्होंने अपने इंजीनियर से ऐसा करने को कहा। मन ही मन में हंसते हुए इंजीनियर्स ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, असंभव है, लेकिन हेनरी फोर्ड ने कहा कि इस काम को करना ही है। मन महसूस कर इंजीनियर्स ने 1 साल तक मेहनत की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। इंजीनियर्स को लगा कि अब फोर्ड अपनी जिद छोड़ देंगे, लेकिन फोर्ड अपनी जिद पे अड़े रहे। उन्होंने इंजीनियर से कहा कि वो इस काम में तब तक जुटे रहें जब तक कि वो सफल न हो जाएं। लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार एक दिन इंजीनियर V8 मोटर इंजन बनाने में कामयाब हो गए। इम्पॉसिबल शब्द हेनरी फोर्ड के शब्दकोश में, डिक्शनरी में नहीं था। इस वजह से उन्हें ये इंजन बनाने में सफलता मिली। दोस्तों, हेनरी फोर्ड हमेशा कहा करते थे, अगर आपको विश्वास है कि आप कर सकते हैं या अगर आपको विश्वास है कि आप नहीं कर सकते, तो दोनों ही स्थितियों में आप सही हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। विंस्टन चर्चिल, ये एक ऐसा नाम है जो दुनिया के हर शख्स ने कहीं न कहीं जरूर सुना है।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रहे सर विंस्टन चर्चिल को 20वीं सदी के महानतम राजनेताओं में से एक माना जाता है। राजनीति के अलावा उन्होंने लिटरेचर के क्षेत्र में भी बहुत जबरदस्त योगदान दिया। इतिहास, राजनीति और मिलिट्री कैंपेन्स पे लिखी उनकी किताबों की वजह से उन्हें 1953 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज भी मिला। बचपन में विंस्टन चर्चिल हकलाते थे, जिसकी वजह से उनके क्लासमेट्स उन्हें चिढ़ाते थे। तभी विंस्टन चर्चिल ने संकल्प कर लिया था कि वो अपनी हकलाहट दूर करेंगे और एक महान वक्ता बनेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और अपनी वक्तृत्व क्षमता की वजह से वो नेशनल लेवल के लीडर बन गए। विंस्टन चर्चिल के बारे में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रहे सर विंस्टन चर्चिल को 20वीं सदी के महानतम राजनेताओं में से एक माना जाता है। राजनीति के अलावा उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। इतिहास, राजनीति और मिलिट्री कैंपेन्स पे लिखी उनकी किताबों की वजह से उन्हें 1953 में साहित्य का नोबेल प्राइज भी मिला। बचपन में विंस्टन चर्चिल हकलाते थे, जिसकी वजह से उनके क्लासमेट्स उन्हें चढ़ाते थे। तभी विंस्टन चर्चिल ने संकल्प कर लिया था कि वो अपनी हकलाहट यकीनन दूर करेंगे और एक महान ऑरेटर, एक महान वक्ता बनेंगे। विंस्टन चर्चिल ने ऐसा ही किया और अपनी वक्तृत्व क्षमता की वजह से वो नेशनल लेवल के लीडर बन गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जर्मन सेना बेल्जियम और हॉलैंड में घुस गई तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चैम्बरलेन ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे समय में इंग्लैंड को एक साहसी, अनुभवी और मिलिट्री बैकग्राउंड वाले प्राइम मिनिस्टर की जरूरत थी। 11 मई 1940 को विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बन गए। उन्होंने अपने पहले भाषण में पूरी ईमानदारी से कहा, मेरे पास आपको देने के लिए खून, आंसू, मेहनत और पसीने के सिवा कुछ नहीं है। उस समय विंस्टन चर्चिल 65 साल के थे, 65 ईयर्स के थे, लेकिन फिर भी वो हर दिन 16 घंटे काम करते थे। दरअसल वो थोड़े समय काम करने के बाद आराम कर लेते थे, जिससे उन्हें नई ऊर्जा मिल जाती थी। वे सुबह 11 बजे तक बिस्तर पे लेटकर काम करते थे, यानी रिपोर्ट पढ़ते थे, आदेश लिखवाते थे, फोन करते थे और इंपॉर्टेंट मीटिंग्स लेते थे। लंच के बाद वो 1 घंटे की नींद लेते थे। शाम को 8 बजे डिनर से पहले वो 2 घंटे सोते थे। यही वजह थी कि वो आधी रात के बाद भी बिना थके काम करते रहते थे। विंस्टन चर्चिल ने कहा है, निराशावादी हर अवसर में कठिनाई देखता है, आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है। हम बातें कर रहे हैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के राष्ट्रपति, मिसाइल पुरुष, परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को महाशक्ति का दर्जा दिलाने के लिए सतत प्रयत्नशील डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। रामेश्वरम में एक नाव मालिक के घर जन्मे कलाम के जीवन का सफर बहुत दिलचस्प है। बचपन में उन्होंने अखबार बेचे। एम IIT में एडमिशन के लिए उन्हें 1000 रुपए की जरूरत थी, लेकिन उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। ऐसे में उनकी बहन ने अपने सोने की चूड़ियां और चेन गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम किया। डॉक्टर कलाम ने अपनी कल्पना शक्ति, मेहनत और लगन की बदौलत भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनेक सफलताएं हासिल की। डॉक्टर कलाम बेहद कर्मठ हैं। उनके बारे में हमें बहुत सारी बातें करनी है। हेलो एंड वेलकम अगेन टू 94.3 टुमारो FM। हम बातें कर रहे हैं तहे दिल से, आपके दिल की गहराइयों से, और मैं
मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति, मिसाइल पुरुष, परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को महाशक्ति का दर्जा दिलाने के लिए सतत प्रयत्नशील। रामेश्वरम में एक नाव वाले के घर जन्मे कलाम के जीवन का सफर बहुत दिलचस्प है। बचपन में उन्होंने अखबार बेचे। MIIT के एडमिशन के लिए उन्हें 1,000 रुपए की जरूरत थी, लेकिन उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। ऐसे में उनकी बहन ने अपने सोने की चूड़ियां और चेन गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम किया। कलाम ने अपनी इमेजिनेशन, मेहनत और लगन की बदौलत भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनेक सफलताएं हासिल की। वो बेहद कर्मठ हैं। एक बार विक्रम साराभाई से मिलने के लिए उन्हें सुबह 3:30 बजे का अपॉइंटमेंट मिला, तो वो सारी रात खुशी खुशी जागते रहे। देर रात तक काम करने के धुनी कलाम काम के सिलसिले में रात को 11 बजे भी मीटिंग कर सकते हैं और सुबह 3 बजे भी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टीम वर्कर हैं। उन्होंने DRDO में पुरस्कार की योजना शुरू की, जिसमें उल्लेखनीय योगदान वाले साइंटिस्ट को नकद पुरस्कार और सर्टिफिकेट भी दिया जाता था। उनका मानना है कि बेहतरीन प्रदर्शन के लिए हर व्यक्ति को सराहना और सम्मान मिलना चाहिए, ताकि लोगों को बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिले। सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत पर चलने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बचपन में आसमान में उड़ने का सपना देखा था। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हर बच्चा उनकी तरह बड़े सपने देखे, ताकि ये देश प्रगति के शिखर पे पहुंच सके। उन्होंने हर साल 1 लाख बच्चों को मोटिवेट करने का लक्ष्य बनाया है, क्योंकि वो जानते हैं कि आज के बच्चे ही कल के कर्णधार हैं। जो लोग इस दुनिया में आगे निकलते हैं वो ऐसे लोग हैं जो अपनी मनचाही परिस्थितियों की तलाश करते हैं, और अगर उन्हें वैसी परिस्थितियां नहीं मिलती हैं तो वो उन्हें बना लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम उन्हीं में से एक हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, मैंने आपके साथ बहुत सारी इंस्पायरिंग कहानियां शेयर की, विंस्टन चर्चिल की, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, और बहुत सारी। हर इंसान जिंदगी में कामयाब होना चाहता है। कोई सफल साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो कोई सफल राइटर, तो कोई सफल बिजनेसमैन, तो कोई सफल स्पोर्ट्स पर्सन। मंजिल और मकसद अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सफलता सभी चाहते हैं। और मुश्किल ये होती है कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि सफलता कैसे हासिल की जाती है। यही वजह है कि वो जीवन में सफल नहीं हो पाते। इसलिए मैंने आपको ये कहानी बताई, ताकि आपको और हमें सबको इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले, और हम भी अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने मकसद में, अपने जिंदगी में जरूर जरूर कामयाब होंगे। दोस्तों, जीवन हमें जो ताश के पत्ते देता है, उन्हें हर खिलाड़ी को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन जब पत्ते हाथ में आ जाएं तो खिलाड़ी को यह तय करना होता है कि वो उन पत्तों से किस तरह से खेले ताकि वो बाजी जीत सके। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, आज हमने बहुत सारी इंस्पायरिंग कहानियां सुनी, एक दूसरे के साथ शेयर की, और हमने ये जाना कि सफल लोगों को सफलता कैसे मिली। उन्होंने अपने सामने आई मुश्किलों, चुनौतियों और बाधाओं का कैसे सामना किया, किन गुणों की वजह से वो सफल हुए। इससे हमारे 2 फायदे हो सकते हैं। पहला तो यह कि सफल व्यक्तियों की जिंदगी हमें मोटिवेट करेगी। दूसरा यह कि उनके जीवन के एनालिसिस से हम ऐसी आदतें और गुण सीख सकेंगे जो हमें भी कामयाब बना देंगे। दोस्तों, सफलता अक्सर उन लोगों के पास आती है जो रिस्क लेते हैं, जोखिम लेते हैं और काम करते हैं। ये शायद ही कभी उन कायरों के पास जाती है जो हमेशा परिणामों से डरते हैं। दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो।
दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।